हेलो एवरीवन। स्वागत है सभी लोगों का मिस्टर सिंघानिया क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। और आज से हम लोग केमिस्ट्री का बहुत ही शानदार रिवीजन करने वाले हैं। बिल्कुल सारे पॉइंट्स, सारी एक एक चीज, भले ही ये रिवीजन है लेकिन इसमें सारे पॉइंट्स होंगे। आज मैं इस लेक्चर से सबसे पहले बेसिक केमिस्ट्री शुरू करूंगा। बेसिक केमिस्ट्री हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे और सारी चीजें जो जो क्लास 10th में ज्यादा यूज होती हैं उनको एक बार हम लोग रिवाइज कर डालेंगे। ओके। उसके बाद हम लोग केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, उसके बाद एसिड बेस साल्ट और फिर मेटल्स नॉन मेटल्स एंड देन आगे का भी हम लोग रिवाइज करेंगे। सारे एक एक टॉपिक, सारे एक एक कंसेप्ट, सारी एक एक एक्टिविटी और कुछ क्वेश्चंस के साथ। ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ रिवीजन का मतलब ये है कि बिल्कुल ऊपर ऊपर पढ़ा दिया गया, किसी को समझ आया या किसी को नहीं आया। मैं रिवीजन का मेरे लिए मतलब है कि आपको सारी चीजें आपके सामने से एक बार जरूर गुजर जाए, आपकी आंखों के सामने से एक बार गुजर जाए। और अगर आपने पहले नोट्स नहीं बनाए हैं तो वीडियो को रोक रोक के आप बीच बीच में नोट्स भी बना लीजिएगा, ठीक है ना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नोट्स बनाना। अभी आप लोगों के पास समय है, एग्जाम में समय है, तो अभी नोट्स जरूर बनाइएगा, ठीक है। ये जो केमिस्ट्री का पहला लेक्चर है ये समझिए कि ये ब्रह्मास्त्र है। समझ गए ना, केमिस्ट्री का ये बिल्कुल बेसिक जो मैं आज कराने वाला हूं ये बिल्कुल ब्रह्मास्त्र है आप लोगों के लिए। मतलब समझिए कि आजकल वो गाना ट्रेंड चल रहा है ना कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। तो ये, इसको भूलना मत। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। इसको अगर भूल गए तो बहुत प्रॉब्लम होगी, और इसको अगर कर डाला तो लाइफ झींगा लाला, ठीक है ना। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। बहुत सारी चीजें शुरुआत में ऐसी आएंगी जो कि पहले से आप जानते हैं, लेकिन थोड़े ही समय बाद इतनी अच्छी अच्छी चीजें आएंगी कि आपको लगेगा कि हाँ, वास्तव में आज हमने कुछ सीखा। और यकीन मानिए केमिस्ट्री का 75% तो नहीं लेकिन 60% से 65% का जो प्रॉब्लम है आपका केमिस्ट्री में, आप लोग जो फेस करते हो, वो यहाँ पे दिक्कत क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। केमिस्ट्री की सबसे मेन चीज होती है आप लोगों की बेसिक अच्छी नहीं होती है, कंसेप्ट अच्छे नहीं होते हैं, जिस कारण से आप लोगों को चीजों को याद करना पड़ता है। तो आज मैं उसी पे काम करने वाला हूं ताकि आपकी जो नींव है वो मजबूत हो जाए। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं। बातें कम काम ज्यादा। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग तो एटम के बारे में बात करेंगे। एटम हम सभी लोग जानते हैं कि सबसे छोटा पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का। मतलब एटम का जो सबसे छोटा पार्टिकल एलिमेंट का जो होता है वो आपका एटम होता है। जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सारे क्या हैं? एटम है, जो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली रहते हैं, इंडिपेंडेंट रूप में रहते हैं, किसी के साथ इनका कोई मतलब नहीं होता। इन सबकी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। यहीं जब एटम, दो या दो से ज्यादा एटम आपस में मिल जाते हैं तो मॉलिक्यूल का निर्माण होता है। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल गया तो H2O बन गया, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिल गया तो HCl बन गया। अच्छा, सेम भी मिल सकते हैं, जैसे एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से मिल गया तो O2 गैस बन गया, एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन से मिल गया तो N2 गैस बन गया। तो दो या दो से ज्यादा एटम सेम या डिफरेंट डिफरेंट भी आपस में मिलके केमिकली बॉन्ड बन के और एक मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। ये भी बात आप लोग जानते हैं। एटम्स जो होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, इनकी रेडियस नैनोमीटर में होती है, और 1 मीटर में 10⁹ नैनोमीटर होता है, ठीक है ना। इतने छोटे एटम्स होते हैं कि पानी के एक बूंद में इतने सारे H2O के मॉलिक्यूल होते हैं। आप सोच लीजिए, इतने सारे H2O के मॉलिक्यूल, यानी एटम की बात करें तो इसको 3 से मल्टीप्लाई भी करो, क्योंकि हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम, टोटल 3 एटम है, ठीक है ना। तो कितने छोटे एटम्स होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। कोई पूछे कि एटम्स को किस में नापा जाता है तो नैनोमीटर में। ओके, एटम का एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए एटम का स्ट्रक्चर, ये आपका अंदर का न्यूक्लियस होता है। ये आपका पहला सेल होता है जिसमें कुल टोटल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। और इसको के नाम दिया जाता है कि के सेल है। ये आपका दूसरा सेल,
ये आपका तीसरा सेल और ये आपका चौथा सेल। आप लोग अच्छे से डायग्राम बना लीजिएगा बाद में। के एल एम और ये रहा एन। एल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम में टोटल 18 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और एन में टोटल 32 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन की जगह होती है। पहला जो सेल है इसमें 2 कमरे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। दूसरा सेल एल वाला जो है इसमें 8 कमरे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा। एम में 18 की जगह होती है, 18 रहेगा। एन में 32 की जगह होती है, टोटल 32 रहेगा। 2n² के हिसाब से इलेक्ट्रॉन रहते हैं। एन की वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, ये 2, 8, 18, 32 मिल जाएगा। लेकिन यहां एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है। वो क्या? वो ये कि जो तीसरा और चौथा सेल होता है ना, इसमें जगह तो 18 की होती है और 32 की होती है, लेकिन जब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन आता है तो ये पहली स्टेबिलिटी हो जाती है इसकी। मतलब 18 इलेक्ट्रॉन की जगह है, लेकिन जैसे ही इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होगा ये स्टेबल हो जाएगा। कहेगा कि नहीं अब मैं स्टेबल हूं। जगह 18 की है, ऑफ कोर्स 18 इसमें आ सकते हैं, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन पर ही ये स्टेबल हो जाता है। पहली स्टेबिलिटी इसकी 8 इलेक्ट्रॉन पर ही हो जाती है। उसके बाद जब 9वां इलेक्ट्रॉन इसमें आता है, कहता है कि तुम्हारे पास जगह तो 18 है तो मुझे भी लो। तो एम कहता है कि नहीं, मैं 8 पर स्टेबल हूं, 9वां और उसके आगे का क्या करता है कि एन में भेज देता है। ये बात अभी और अच्छे से समझ में आएगी आगे जब मैं एक एक एलिमेंट का करवाऊंगा। फिलहाल इतनी बात याद रखिएगा कि तीसरे में 8 इलेक्ट्रॉन ही स्टेबल होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन पर पहली स्टेबिलिटी आ जाती है और जब 9वां इलेक्ट्रॉन आता है तो उसको एन में भेज देता है। ठीक है ना? अपन लोगों ने ये बात समझ ली। आगे चलिए। अच्छा, इसमें एक बात तो आप लोग जानते होंगे कि ये जो अंदर वाला पार्ट है इसमें ये सब तो इलेक्ट्रॉन बाहर ऑर्बिट में घूमते हैं और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस में होता है अंदर। ये जो न्यूक्लियस आप देख रहे हैं इसके अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। अच्छा, एक बात और आप लोग जानते होंगे कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होता है। मतलब एक एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है उतना ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, उतना ही उसके अंदर प्रोटॉन भी होंगे। क्या बात समझ गए? जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिया लिथियम। हमने क्या लिया? लिथियम। लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 3, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 3, लेकिन टोटल न्यूट्रॉन कितने होंगे? एक ये सवाल। तो टोटल न्यूट्रॉन होगा एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, और लिथियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 7 होता है। तो 7 माइनस 3 कर दोगे तो 4, यानी कि टोटल न्यूट्रॉन कितने? 4। लिथियम का अगर आप बनाना चाहो तो देखो ऐसे बनेगा। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, पहला इलेक्ट्रॉन और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, और तीसरा इलेक्ट्रॉन इसमें घूमेगा। और इसके अंदर क्या क्या है? इसके अंदर है 4 प्रोटॉन और 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन। 4 न्यूट्रॉन और 3 प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन जितने होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे और उतना ही उसका एटॉमिक नंबर भी होगा। क्या ये बात समझ में आ गई सभी को? आगे चलते हैं। वैलेंसी क्या होती है? देखिए, वैलेंसी ध्यान से समझिएगा। हर एटम या हर मॉलिक्यूल हमेशा स्टेबल नहीं होता। ठीक है ना? वो नेचर में जब होता है तो भी स्टेबल नहीं होता, हमेशा स्टेबल नहीं होता। तो वो क्या करता है कि कुछ अपने अंदर एक्टिविटी करता है। वो क्या करेगा कि या तो कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा या कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का गेन कर लेगा। एक एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो अंदर रहता है, तो वो लॉस या गेन तो होगा नहीं, वो तो हमेशा फिक्स रहेगा। अंदर की ये चीज तो हमेशा फिक्स रहेगी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यहां जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, इन इलेक्ट्रॉन का ही आदान प्रदान किया जा सकता है किसी दूसरे के साथ। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये गेन करे या जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये लॉस करे अपने आप को स्टेबल करने के लिए, वही उसकी वैलेंसी होती है। उस एटम या उस मॉलिक्यूल की वही वैलेंसी होती है।
क्या बात समझ गए? अभी ये बात और अच्छे से क्लियर होगी, और अच्छे से क्लियर होगी जब मैं एक एक पॉइंट कराऊंगा। ध्यान से देखिए, जैसे हाइड्रोजन हम लोग बात करते हैं, हाइड्रोजन का जरा डायग्राम बनाइए। ये उसका न्यूक्लियस और ये उसका फर्स्ट ऑर्बिट जिसमें कि एक इलेक्ट्रॉन है। इसका के एल एम एन देखिए, पहले में 0 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में पहले में 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 0 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 0, चौथे में भी 0, क्योंकि टोटल 1 इलेक्ट्रॉन है ही हाइड्रोजन के पास। तो हाइड्रोजन अब क्या करेगा, इसको 2 करेगा ना, क्योंकि पहला ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन पे स्टेबल होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन या तो हाइड्रोजन कहीं से ले लेगा, अपने आप को स्टेबल कर लेगा। तो इसने कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन किया अपने आप को स्टेबल करने के लिए? 1। तो इसकी वैलेंसी 1 हो गई। अच्छा, ऐसा भी हो सकता था कि हाइड्रोजन ये जो इसके पास के में 1 इलेक्ट्रॉन है उसका लॉस कर दे, तो भी ये स्टेबल हो जाएगा, तो भी हाइड्रोजन स्टेबल हो जाएगा अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा। तो लॉस भी कितना किया? 1 ही इलेक्ट्रॉन ना, तो वैलेंसी इसकी 1 हो गई। लिथियम में देखिए, लिथियम में क्या होगा, लिथियम का ये रहा आपका न्यूक्लियस और ये रहा आपका पहला ऑर्बिट, पहला इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन। और लिथियम में टोटल इलेक्ट्रॉन 2 होते ही हैं, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर उतना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन टोटल हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में फिक्स हो गया। और मजे की बात देखिए, ये स्टेबल भी है, के में 2 इलेक्ट्रॉन स्टेबल है और एल में है ही नहीं, और के को 2 चाहिए ही, अपने आपको पूरा करने के लिए 2 चाहिए ही, तो स्टेबल है ना, ये किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा ना किसी को देगा, तो इसकी वैलेंसी हो गई 0। ये पहले से स्टेबल है, इसको किसी की दरकरार नहीं है, किसी की मदद की जरूरत नहीं है। लिथियम में क्या होगा, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि टोटल लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 3 है। तो के में कितना? 2, एल में 1, एम में 0, एन में 0। अब भैया बताओ, एल में टोटल कितनी जगह है? 8 की है। दूसरे ऑर्बिट में टोटल जगह तो 8 की है, लेकिन है 1। तो या तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से लाकर दे दो तो ये 8 हो जाएंगे, या इस 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल दो, 1 इलेक्ट्रॉन निकालकर फेंक दो तो ये हीलियम जैसा हो जाएगा। हीलियम जैसा हो जाएगा ना, बिल्कुल, जब 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो, यानी कि स्टेबल हो जाएगा हीलियम की तरीके। तो 1 इलेक्ट्रॉन निकालना आसान काम है, 7 इलेक्ट्रॉन देना मुश्किल काम है, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन देने के लिए बहुत एनर्जी लगेगी, बहुत सारा एनर्जी हमें चाहिए ये 7 इलेक्ट्रॉन देने के लिए। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाएगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ ना, इसकी वैलेंसी हो गई 1, क्योंकि जितना लॉस करोगे या जितना गेन करोगे वो उसकी बैलेंस ही होगी। क्या यहां तक बात क्लियर? आगे देखिए, अब हम बात करते हैं बेरिलियम की। बेरिलियम में भी के एल एम एन लिखिए, डायग्राम भी बना सकते हैं आप। के में 2, एल में 2, एम में 0, एन में 0। अब मुझे बताइए, क्या इसको 6 इलेक्ट्रॉन देना होगा? मुश्किल काम है 6 इलेक्ट्रॉन देना, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करो, निकाल दो और लिथियम जैसा बना दो। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाला, यानी कि वैलेंसी हो गई 2, क्योंकि वैलेंसी क्या होती है, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल दो या जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लो स्टेबल करने के लिए। अच्छा, एटॉमिक मास याद करने का मैं आप लोगों को एक तरीका बता रहा हूं। एटॉमिक मास आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर इवन नंबर है, एटॉमिक नंबर इवन है तो उसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर लो, और अगर एटॉमिक नंबर ऑड है तो मल्टीप्लाई बाई 2 + 1 कर लो। जैसे देखो, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हैं, और ये रूल सिर्फ 1 से लेके 20 तक ही वैलिड होता है, मतलब 1 से लेके कैल्शियम तक, ठीक है ना। जैसे एटॉमिक मास पहला का 1 ही होगा, ये आपको याद रखना होगा। जैसे देखिए, एटॉमिक नंबर 2 है तो ये इवन नंबर है ना, तो 2 दूनी 4। लिथियम ऑड नंबर है तो 3 दूनी 6, 1 7। ऑड में +1 भी करना है मल्टीप्लाई बाई 2 करने के बाद। बेरिलियम 4 है, बेरिलियम 4 है यानी कि इवन नंबर है, 4 दूनी 8 होना चाहिए, लेकिन होता है 9। इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना। इसके आगे की मैक्सिमम चीजें इस रूल पे वैलिड हो जाएंगी, बाकी चीजें नहीं होंगी। आगे देखिए,
जैसे कि एटॉमिक मास देखिए, पहले एटॉमिक मास ही कर लेते हैं। 5 दूनी 10, 1 11, क्योंकि 5 ऑड नंबर है, बिल्कुल सही बैठ रहा है। 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, एक 15 होना चाहिए लेकिन है 14, ये भी याद रखिएगा। ऑक्सीजन 8 दूनी 16 होना चाहिए, 16 है भी, ये वैलिड है। तो यानी कि यहां पे एक नाइट्रोजन जो है सो वैलिड नहीं दे रहा है, बाकी उस रूल पे ठीक है। और देखिए फ्लोरीन, हाँ फ्लोरीन दे रहा है, 9 दूनी 18, 1 19। नियोन 10 दूनी 20, 11 दूनी 22, 1 23, 12 दूनी 24, ये सब दे रहे हैं। देखिए ऑड में क्या करना है, +1 करना है, और इवन में सिर्फ मल्टीप्लाई बाई 2 करना है। एल्युमिनियम 13 दूनी 26, 1 27 दे रहा है। 14 दूनी 28, क्योंकि 14 एक इवन नंबर है। 15 ऑड नंबर है तो 15 दूनी 30, 1 31। 16 और इवन नंबर है 16, तो 16 दूनी 32। 17 दूनी 34, 1 35 होना चाहिए ना, लेकिन एक्चुअल में इसका 35 होता है, लेकिन ज्यादातर केस में हम लोग 35.5 लेते हैं। तो अगर एग्जाम में बोला गया है कि 35.5 लो तो 35.5 लेना, वरना आप 35 भी ले सकते हैं, ठीक है ना। 18 दूनी 36 होना चाहिए ये, लेकिन होता 40 है। 19 दूनी 38, 1 39, हाँ 39 है। 20 दूनी 40, हाँ 40 है। तो आपने देखा कि ऑड इवन पे ये हमारी चीजें फिट बैठ रही हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 3-4 चीजें स्पेशल हैं, उसको आप याद कर लीजिएगा, वो अलग से याद कर लीजिएगा, हाइड्रोजन का, बेरिलियम का, नाइट्रोजन का, और ये आर्गन का। ओके, जरा इसको एक बार हम लोग देखते हैं। अब बोरोन के केस में देखिए, बोरोन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 5। तो डायग्राम बनाइए। डायग्राम बनाया, यहां 2 इलेक्ट्रॉन और बचे हुए 3 इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे। तो क्या इसको 5 इलेक्ट्रॉन बाहर से दे सकते हैं, बहुत मुश्किल काम है। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, के एल एम एन, यहां 2 था यहां 3 था, तो स्टेबल करने के लिए 3 को निकाल दो, हटा दो 3 को, तो वैलेंसी कितनी हो गई, 3। तो यहां पे हम क्या करते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं। कार्बन में क्या होगा, 2 4 0 0 के एल एम एन। तो क्या करो, या तो 4 लेगा या 4 देगा अपने आप को स्टेबल करने के लिए, तो वैलेंसी 4 हो गई। नाइट्रोजन में क्या होगा, 2 5 0 0। नाइट्रोजन का देखिए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें 5 इलेक्ट्रॉन। अब क्या करें, 5 निकाल दें, बहुत मुश्किल काम है 5 निकालना। 3 इसको दे दो कहीं से, अरे भैया 3 इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो ये 8 हो जाएगा, और दूसरा ऑर्बिट कहता है कि हमें 8 कर दो, हम खुश हो जाएंगे, तो उसको खुश कर दो 3 इलेक्ट्रॉन देके। 3 इलेक्ट्रॉन दे दोगे, दूसरे में 8 की जगह है उसकी 8 हो जाएगी, 5 पहले से था, 8 हो गया। तो हमने कितना उसको गेन कराया, 3 कराया ना, तो इसकी वैलेंसी 3 हो गई। अच्छा, नाइट्रोजन को हमने 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दिया है। नाइट्रोजन में पहले का था, पहले का था, ये बताओ। नाइट्रोजन में पहले था कि 7 इलेक्ट्रॉन थे और 7 प्रोटॉन थे, मतलब 7 निगेटिव था 7 पॉजिटिव था। तो ये एक दूसरे को कैंसिल किए हुए थे, 7 निगेटिव ने 7 पॉजिटिव को कैंसिल किया था। लेकिन अब हमने क्या किया कि 3 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर दिया, 3 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया ना इसको स्टेबल करने के लिए। तब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 10 हो गए, यानी 10 निगेटिव हो गया, लेकिन प्लस अभी भी 7 है। अंदर प्रोटॉन अभी भी 7 ही है ना, 7 ही तो पॉजिटिव है अंदर। तो 10 निगेटिव है और 7 पॉजिटिव है, तो 3 निगेटिव ज्यादा है ना, तो इसीलिए नाइट्रोजन को ऐसे लिखा जाता है, N3- लिखा जाता है नाइट्रोजन को। क्या बात समझ में आ रही है। आगे देखिए, ऑक्सीजन का देखिए केस। ऑक्सीजन में क्या होगा, K में 2, L में 6, M में 0, N में 0। तो क्या 6 निकाल दें, नहीं भैया 2 दे दो, 2 दे दोगे तो ये स्टेबल हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसको मिलेगा ये स्टेबल हो जाएगा, 8 हो जाएगा, अपने आप में खुश हो जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने दिया, यानी वैलेंसी 2। ओके, और वैलेंसी 2 हो गई। तो एक बात ये भी समझ लीजिए कि पहले ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन था, 8 इलेक्ट्रॉन था यानी 8 निगेटिव था, और प्रोटॉन भी 8 था यानी 8 पॉजिटिव था। अब हमने इसमें 2 निगेटिव और ऐड कर दिया, तो टोटल अब 10 निगेटिव हो गए, लेकिन 8 पॉजिटिव है, तो वो 2 निगेटिव शो होगा ना, तो इसीलिए ऑक्सीजन के ऊपर 2- लिखा जाता है। वो 2
निगेटिव हम शो कर रहे हैं। ओके ना। तो सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बताओ O स्टेबल है कि O2 माइनस स्टेबल है, तो O2 माइनस ज्यादा स्टेबल है। पूछा जा सकता है नाइट्रोजन ज्यादा स्टेबल है कि N3 माइनस ज्यादा स्टेबल है, तो N3 माइनस ज्यादा स्टेबल है। क्या बात समझ में आ रही है ना? ऐसे भी सवाल बन सकते हैं। आगे देखिए, समझ में सब कुछ आ रहा होगा। मैंने बोला था पहले ही कि यही बेसिक चीजें हैं, बहुत बेसिक चीजें हम लोग कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, अभी आगे चलते जाइए। फ्लोरीन क्या होता है? 9 इलेक्ट्रॉन के एलिमेंट में बांट दो जरा, 2 7 0 0। क्या करें, 7 इलेक्ट्रॉन निकाल दें? ना बाबा, 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, ये 8 हो जाएगा, यानी वैलेंसी 1 हो गई। क्योंकि वैलेंसी क्या होती है? जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम दें या जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम निकाल लें उसको स्टेबल करने के लिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन हमने दिया तो वैलेंसी 1 हो गई। नियोन में क्या है? 2 8 0 0। ये तो अपने आप स्टेबल है, पहले में भी 2 है, दूसरे में 8 है, ये स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी वैलेंसी 0 है, ये अपने में मस्त है। सोडियम में क्या होगा भाई? 2 8 1 0, क्योंकि दूसरे में तो 8 ही की जगह है। इसका डायग्राम बना लेते हैं। देखिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 की जगह है तो 8 इलेक्ट्रॉन, और बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा? यहां। तो बताइए, तीसरे सेल में 1 इलेक्ट्रॉन स्टेबल होता है क्या? नहीं होता। ये छटपटा रहा होगा बेचारा, सोच रहा होगा कहीं हमें या तो 7 दे दो तो हम 8 हो जाएं और पहली स्टेबिलिटी हमारी आ जाए। क्योंकि तीसरे सेल में टोटल 18 की जगह तो होती है, लेकिन 8 अगर हो जाए तो भी इस पे पहली स्टेबिलिटी तो आ ही जाती है। तो ये बेचारा क्या कहेगा कि कम से कम 7 तो दे दो, हम 8 हो जाएंगे, हम स्टेबल हो जाएंगे। तो 7 देना तो बहुत मुश्किल काम है। तो कहेंगे कि तू निकल, इस एक को हम निकाल देंगे, इस एक को क्या करेंगे, हम लॉस करवा देंगे, तो वैलेंसी 1 हो गई। और जब 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, ध्यान से देखिए, सोडियम जो था पहले इसके अंदर, पहले इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन थे, मतलब 11 निगेटिव था और 11 पॉजिटिव था, यानी 11 प्रोटॉन भी थे। अब हमने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, यानी कि अब 10 ही निगेटिव बचे, लेकिन अभी भी प्रोटॉन 11 हैं। अभी भी प्रोटॉन कितने हैं? 11। तो एक पॉजिटिव ज्यादा है ना, इसी कारण से तो Na प्लस लिखा जाता है, क्योंकि एक प्लस ज्यादा है उस पर। तो कौन ज्यादा स्टेबल है? Na ज्यादा स्टेबल है कि Na प्लस ज्यादा स्टेबल है? Na प्लस ज्यादा स्टेबल है। Na के ऊपर प्लस क्यों लिखा गया? क्योंकि इसके पास एक प्रोटॉन ज्यादा है, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है। डेट्स क्लियर हो रहा है ना? सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। मैग्नीशियम देखिए, मैग्नीशियम में सेम केस, 2 8 2 0। अब ये 2 तो स्टेबल है नहीं, इसको या तो 8 करो या पूरा निकाल दो। तो लो भैया, पूरा निकाल देते हैं, क्योंकि 6 देना तो बहुत मुश्किल काम है। तो बैलेंसी 2 हो गई। तो मैग्नीशियम में पहले पहले का था, 12 इलेक्ट्रॉन था और 12 प्रोटॉन था। अब हमने इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, यानी अब टोटल 10 ही इलेक्ट्रॉन बचा, लेकिन प्रोटॉन अभी भी 12 है। तो इसीलिए मैग्नीशियम Mg2+ लिखा जाता है। मैग्नीशियम क्या लिखा जाता है? Mg2+। आगे देखिए, यहां तक आई थिंक सारी बातें क्लियर हो गई। मैंने एटॉमिक मास भी पहले ही बता दिया था और ये वैलेंसी भी मैं बताता ही चल रहा हूं। अब आगे देखिए, अब आगे थोड़ा तेजी में करते हैं, थोड़ा सा तेजी इसमें बढ़ा लें। एल्युमिनियम क्या होगा? KLMN 2 8 3 0। 5 देना मुश्किल काम है, 3 निकाल दो। सिलिकॉन क्या होगा? 2 8 4 0। 4 2 या लो, बैलेंस कर लोगे तो इसकी बैलेंस 4। फास्फोरस का देखिए, फास्फोरस क्या होगा? 2 8 5 0। अब यहां कहानी उल्टा हो गई, अब इसको टोटल 8 चाहिए, 5 है, या तो 5 निकाल दो या इसको 3 दे दो। तो 5 निकालना मुश्किल काम है, 3 देना आसान काम है। तो अब हम क्या करेंगे? 3 इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे। तो जैसे ही इसको हमने 3 इलेक्ट्रॉन दिया तो ये क्या बन गया? 3 इलेक्ट्रॉन दिया तो ये क्या बन गया? इसकी बैलेंसी 3 हो गई, और फास्फोरस के ऊपर 3 निगेटिव आ गया, तो इसीलिए फास्फोरस को 3- लिखा जाता है। फास्फोरस को क्या लिखा जाता है? 3-, क्योंकि इसको 3 निगेटिव मिला है। बात समझ में आ रही है ना? सल्फर में क्या होगा? 2 8 6 0, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दो,
तो ये स्टेबल हो जाएगा, तो यानी इसकी वैलेंसी हो गई 2। ओके है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए अगर इस सारी चीजों को डिटेल में आपको पढ़ना है तो आप केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर में जाइएगा, वहां पे शुरू के 4 से 5 लेक्चर मैंने डिटेल में पढ़ा रखे हैं। यहाँ पे तो मैं जस्ट रिवाइज करवा रहा हूं, वहां से आप पढ़ सकते हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर में जाकर शुरू के 4 या 5 लेक्चर हैं। क्लोरीन का देखिए क्या होगा, KLMN 2 8 7, इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दो, यहां पे स्टेबल हो जाएगा। आर्गन में क्या होगा 2 8 8, वैलेंसी 0 क्योंकि ये अपने आप में स्टेबल है। पोटेशियम में क्या होगा 2 8 8, क्योंकि है तो 18 की जगह लेकिन 8 पर ये स्टेबल हो जाएगा, और जैसे ही नवा इलेक्ट्रॉन आएगा ये इसको N में भेज देगा। मैंने पहले समझाया था ना, सेम वही काम है कि जैसे ही नवा इलेक्ट्रॉन आएगा क्या करेगा, इधर भेज देगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। चौथे ऑर्बिट में भेज देगा, क्योंकि ये 8 स्टेबल है, 8 पहली स्टेबिलिटी इसकी आ गई है, तो जैसे ही नवा इलेक्ट्रॉन आएगा इधर भेज देगा चौथे सेल में, अपने आप में स्टेबल हो जाएगा। ये 18 की जगह है लेकिन 8 पर ये स्टेबल है। तो बताओ क्या होगा, हम क्या करेंगे, इस एक को निकाल देंगे तो ये स्टेबल हो जाएगा 2 8 8, तो एक को निकाल दो तो वैलेंसी 1 हो गई। कैल्शियम में क्या होगा 2 8 8 2, इस 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दो, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन N में है, बाहर है, निकल जाएंगे तो पूरा मॉलिक्यूल, पूरा एटम जो है स्टेबल हो जाएगा, तो इसकी वैलेंसी 2 हो गई। क्या बात समझ में आ रही है। कैल्शियम में जैसे ये आपका न्यूक्लियस है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 18 की जगह है लेकिन 8 पर स्टेबल हो जाएगा, और बाकी 2 को कहेगा कि तुम बगल वाले में चले जाओ। ओके, और इसी 2 को हम लोग निकाल देंगे और उसके बाद हम इसकी स्टेबिलिटी गेन करवा देंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, यानी 2 प्रोटॉन, यानी 2 पॉजिटिव इसके पास अब ज्यादा है, तो यानी कि Ca2+ लिखा जाता है इसी कारण से। यहां तक सारी बातें सबको क्लियर हो गई होंगी आई थिंक। मुझे नहीं लगता कि अब यहां प्रॉब्लम होगी, अगर होगी तो आप जाइएगा वहां जाकर डिटेल लेक्चर देखिएगा। अच्छा देखिए 21 से लेकर 30 तक आपको सिर्फ याद कर लेना है, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमीन, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। ठीक है ना, ये बस याद कर लीजिएगा। इसकी डायग्राम और वैलेंसी और एटॉमिक मास ये हमें नहीं पढ़ना है, हमें 10th लेवल तक सिर्फ और सिर्फ 20 तक ही पढ़ना है, जिसको मैंने डिटेल में समझाया आपको। ओके, रिवीजन है लेकिन फिर भी मैंने पूरा डिटेल में आपको समझाया है। आगे चलते हैं। हाइड्रोजन का एक स्पेशल केस देख लीजिए। हाइड्रोजन जो है ना, एक स्पेशल केस क्या गेन करता है। हाइड्रोजन का ये न्यूक्लियस है, हाइड्रोजन का पहले ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। तो बताइए टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 है। टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा, तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके एटॉमिक मास में से न्यूट्रॉन n निकालने के लिए मास में से इसका एटॉमिक नंबर घटाना होगा। तो मास हाइड्रोजन का 1 होता है और एटॉमिक नंबर भी 1 होता है, यानी न्यूट्रॉन 0। तो कोई पूछे कि बताओ कौन सा ऐसा एटम या एलिमेंट है जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 होते हैं, तो आप कहिएगा हाइड्रोजन है। और देखिए, और मैंने आपको बोला था कि हाइड्रोजन में 2 बातें और ध्यान रखनी है कि हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से लेकर भी स्टेबल हो सकता है और 1 इलेक्ट्रॉन अपना ये वाला निकाल कर भी स्टेबल हो सकता है। तो जब हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और इसमें टोटल 2 इलेक्ट्रॉन कर लेगा, 2 केसेस हो सकते हैं ना, या तो हाइड्रोजन क्या करे कि 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले ले और अपने आप को 2 कर ले। तो इस केस में जब हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, ठीक है ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो यानी कि H- बन जाएगा, क्योंकि एक निगेटिव उसके पास ज्यादा आ गई, तो H- बन जाएगा और इसका नाम होगा हाइड्राइड। और जब ये 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा, 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा, तो यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, प्रोटॉन तो इसके अंदर 1 है ही, यानी 1 पॉजिटिव तो है ही, तो H+ दिखाई देगा और इसको हम सिर्फ हाइड्रोजन बोलते हैं।
तो कभी भी अगर हाइड्राइड लिखा हो तो आप समझ जाइएगा कि उसने एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपने आप को स्टेबल किया है, और कभी भी हाइड्रोजन लिखा हो इसका मतलब उसने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किया है और तब स्टेबल हुआ है। आगे चलिए, अब आगे देखिए, ये है आपका पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल बोले तो ये आपको 5वें चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ना है, लेकिन मैं यहां पे आप लोगों को बेसिक कुछ पढ़ाने वाला हूं इस पीरियोडिक टेबल का। इस पीरियोडिक टेबल में टोटल खंबे की तरीके जो आपको दिखाई दे रही हैं ऊपर से नीचे तक, ये है टोटल, इसको कहते हैं ग्रुप। जैसे ये पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, चौथा ग्रुप, पांचवा, ऐसे ही करके ये 12वां, 13वां, ऐसे करके ये 18 टोटल ग्रुप है। इसको पीरियड बोलते हैं, जैसे फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और ये 7 पीरियड होते हैं और 18 ग्रुप होते हैं। ठीक है, यहां से और यहां से निकालकर एक सीरीज बनाया जाता है जिसको कि हम एक अलग तरीके से पढ़ते हैं, जिसको कि एफ ब्लॉक बोला जाता है। ये पहले और दूसरे ब्लॉक को एस बोला जाता है, पहले और दूसरे ग्रुप को। 3 से लेके 12 तक को डी और 13 से लेके 18 तक को पी। ओके, अब इनकी कुछ खास बातें हैं, क्यों ऐसा बनाया गया है, एक बिल्डिंग को बड़ा, एक को छोटा, किसी को कहीं, किसी को कहीं, ऐसा क्यों किया गया है, क्यों ऐसे बनाया गया है? क्यों नहीं हम सिंपल लाइन में एक तरीके से लिख देते हैं? ऐसा तो है नहीं। देखिए, हाइड्रोजन यहां है तो हीलियम यहां है, फिर लिथियम यहां है, बेरिलियम यहां है, तो बोरोन यहां चला गया। बोरोन को यहां पर क्यों नहीं लिखा गया? क्या रीजन है इसका? फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, फिर यहां सोडियम, मैग्नीशियम और फिर एल्युमिनियम यहां आ गया। तो कुछ रीजन है इसके पीछे जिस कारण से इस तरीके से बनाई गई है, वो हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारे काम की चीज है। देखिए, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम ग्रुप नंबर 1 की बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन का क्या फंडा है, इसके लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? KLMn अगर इसका हम लिखें तो K में कितना इलेक्ट्रॉन? L, 0 0। लिथियम की अगर हम बात करें तो इसका होता है 2 1 0 0। सोडियम की बात करें तो ये होता है 2 8 1 0, पीछे बताया है अभी मैंने। पोटेशियम की बात करें तो ये होगा 2 8 8 1। मतलब ये कि पहले ग्रुप में रखने का रीजन ये है कि इसके लास्ट ऑर्बिट में एक एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है। देखिए, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, और ये क्या करेगा, स्टेबिलिटी के लिए इस इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा, यानी एक निगेटिव खो देगा और अपने ऊपर पॉजिटिव ले लेगा। यानी कि एक निगेटिव चला गया तो एक पॉजिटिव अपना अधिकार तो दिखाएगा ना, तो इसीलिए लिथियम +1 दिखाते हैं, सोडियम +1 लिखते हैं, पोटेशियम +1 लिखते हैं। सेम वैसे ही ये आरबी रुबिडियम +1 लिखते हैं, सीजियम +1 लिखते हैं। बात समझ में आ रही है कि ऐसा क्यों किया हमने? ये रीजन है, ये फंडा है। आपको ये सारी बातें 5वें चैप्टर में और अच्छे से समझ में आएगी, लेकिन अभी थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही रहा होगा। और ज्यादा डिटेल में जानना है तो आप चले जाइएगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के पास, और वो 5 लेक्चर जो मैंने बताए हैं उसको पढ़िएगा। और देखिए, दूसरा वाला देखिए, मैं दूसरा वाला करा रहा हूं। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 4। तो इसका जरा KLMn कीजिए। K में कितने इलेक्ट्रॉन? K में कितने? 2। L में 2। मैग्नीशियम का कीजिए, 2 8 2, हो गया ना 12। कैल्शियम का कीजिए, 2 8 8 2, क्योंकि ये भी 8 है स्टेबल, ये भी 8 है स्टेबल, तो दूसरा वाला यहां फेंक देगा। तो आपने देखा लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। लास्ट में क्या आ रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 2, यानी कि अगर लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन आता है तो उसको दूसरे ग्रुप में रख देते हैं। ओके, और इसी कारण से ये 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, और यहां पे क्या होता है कि 2 पॉजिटिव अपना अधिकार दिखाता है, जिसके कारण से Be+2 बन जाता है, Mg+2 बन जाता है, कैल्शियम +2 बन जाता है। पीछे मैंने समझाया आपको। उसके नीचे वाले भी सेम यही काम होता है। लेकिन क्या ग्रुप 3 में 3 इलेक्ट्रॉन लास्ट में आते हैं? क्या ग्रुप 4 में लास्ट में 4 आते हैं? नहीं।
ये कुछ स्पेशल बातें होती हैं डी ब्लॉक की, इसीलिए इनको अभी हमें नहीं पढ़ना, इनको हमें 11th क्लास में पढ़ना है। क्या बात समझ में आ गई? लेकिन ये जो पी ब्लॉक है ना, पी ब्लॉक, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए पी ब्लॉक का थोड़ा देखिए, ये जरा ग्रुप नंबर 17 को देखिए, ग्रुप नंबर 17 देखिए जरा, इसका हम लोग के एल एम एन लिखते हैं, ग्रुप नंबर 17 का। फ्लोरीन का जरा लिखिए, फ्लोरीन 9 होता है ना तो 2700, क्लोरीन 17 होता है तो 2870। ब्रोमीन का भी जब आप लिखोगे ना तो ऐसा ही लिखोगे, 2 8 उसके बाद 18 फिर 7। ये हो गया ना 8 7 15 2 1 3, हाँ ठीक है, ठीक है, मैंने अच्छा लिखा है। यानी आप देख रहे हैं कि लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ग्रुप नंबर 17। तभी तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर और 8 हो जाता है और अपने आप को स्टेबल कर लेता है। एक इलेक्ट्रॉन लेता है और इस 7 को 8 कर लेगा और स्टेबल हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन लेता है, यानी किसी कारण से एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर ज्यादा आएगा तो F -100 होगा, Cl -100 होगा, Br -100 होगा, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर ज्यादा है ना। आयोडीन -1 होगा, क्योंकि इसने एक एक इलेक्ट्रॉन लिया है अपने आप को स्टेबल करने के लिए, तो इसीलिए F- होगा, Cl- होगा, Br- होगा। और देखिए एक 16 भी देख लेते हैं, आपको मैं ऐसे पढ़ा दूंगा कि बिल्कुल आप भूलोगे नहीं। 16 का देखिए, ऑक्सीजन का देखिए, KLMN क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन। सल्फर का देखिए, 2 8 6। फिर उसके बाद जब आप इसका करेंगे तो 2 8 18 6। मतलब ये है कि आप देख रहे हैं कि लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ग्रुप नंबर 16। यानी कि इसको 2 दे देंगे तो ये 8 हो जाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, ये 8 हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो स्टेबल हो जाएगा तो हमारी कहानी खत्म, हमें स्टेबल नहीं तो करना है। तो इसी कारण से ऑक्सीजन के ऊपर 2- आता है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिला है ना, 2 निगेटिव इसको ज्यादा मिला है ना। सल्फर के ऊपर 2- आता है, ठीक है ना। सेम वैसे ही जो सेलेनियम होता है इसके ऊपर भी 2- और नीचे वाले के ऊपर भी सबको 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। तो ये बातें अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रही होंगी। हालांकि इस चैप्टर को हम लोग आगे और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल समझ में आया कि हम लोग ऐसे खंबा क्यों बनाए हैं, और इसका मैंने इसलिए पढ़ाया क्योंकि अब मैं इसका यूज करने वाला हूं। देखिए, अच्छा आप ये याद भी कर सकते हैं, मैंने पी ब्लॉक को याद करने का एक तरीका भी बना रखा है, ऐसे करके आप लोग याद भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहां से अब इंपॉर्टेंट बात शुरू होती है, यहां से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात शुरू होती है। जरा 1 मिनट रुक जाइए, मुझे पानी पीना है, जरा पानी पी ले भैया, और फिर आप लोगों को आगे बढ़ाएं। देखिए अब यहां से मेन काम शुरू होगा हमारा। वो मेन काम क्या है, जरा ध्यान से देखिए। 38 मिनट हो चुके हैं, आई थिंक 1 घंटे में कंप्लीट हो जाए, ओके ना। 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा तो, या 1 से सवा घंटा भी हो सकता है, कोई बात नहीं। देखिए समझिए, अब हम लोग बात कर रहे हैं केटायन की। केटायन क्या होते हैं, वो जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो देखिए केटायन पॉजिटिव चार्ज जो होगा, या तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, ओके ना। तो देखिए हाइड्रोजन जब +1 होगा तो इसको सिर्फ हम हाइड्रोजन बोलते हैं और H+ से लिखते हैं। लिथियम H+, सोडियम Na+, पोटेशियम K+। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको। क्यों हम एक एक प्लस लिख रहे हैं, लिथियम सोडियम पोटेशियम, अब भी पीछे बताया, अब भी पीछे बताया, क्या बताया, देखिए क्योंकि लिथियम सोडियम पोटेशियम एक एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं अपने आप को स्टेबल करने के लिए, इसीलिए इनके ऊपर एक पॉजिटिव आता है। तो ग्रुप 1 के जो जितने भी होंगे इन सबके ऊपर +1 आएगा। सेम वैसे ही ग्रुप 2 के जो होंगे इनके ऊपर +2 आएगा।
बात समझ में आ रही है ना? वो एल्युमिनियम वाला जो हमने पढ़ा था उसके ऊपर माइनस का 3 आएगा, प्लस का 3 आएगा। क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। ठीक है ना? एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम 13 होता है ना, तो के एलिमेंट कैसे लिखोगे? 2 8 3। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, 5 लेना मुश्किल काम है। तो 3 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किया, यानी इसीलिए Al3+ आता है। अब आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। मैंने ये इसलिए पढ़ाया कि ये जो अब मैं लिखवाऊंगा ना, इसको याद करने में आपको आसानी हो जाएगी, आपको समझ में आएगा, रटना नहीं पड़ेगा कि लिथियम L+, सोडियम Na+, और पोटेशियम K+, रुबिडियम Rb, सीजियम Cs, ये सब +1+1 क्यों? ये बेरिलियम जो होगा Be2+, मैग्नीशियम Mg2+, कैल्शियम Ca2+, स्ट्रोंसियम भी वैसे ही, और उसके बाद बैरियम भी वैसे ही। ठीक है ना? स्ट्रोंसियम को शॉर्ट में लिखते हैं Sr2+, और बैरियम को लिखते हैं Ba2+। क्या बात समझ में आ रही है? ये बोरोन और एल्युमिनियम, क्योंकि ये 3-3 इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं, तो इसीलिए B3+ और एल्युमिनियम Al3+। अच्छा, 3+ लिखो या +3 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, वो सेम चलता है। क्या ये बातें समझ में आ गई? अब कुछ एक्स्ट्रा चीज, अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं, उसको जरा ध्यान से देखिए। कुछ एक्स्ट्रा हमें याद रखना होगा। जैसे जो कॉपर होता है ना, Cu, ये 2 तरीके से एग्जिस्ट करता है। या तो कॉपर की वैलेंसी 1 होगी या कॉपर की वैलेंसी 2 होगी। यानी कॉपर 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके भी स्टेबल हो सकता है और 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके भी स्टेबल हो सकता है। तो जब कॉपर 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके स्टेबल होगा तो उसको हम लोग कहेंगे Q+ या Cu1 और Cu+। और जब कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके स्टेबल होगा तो उसको बोलेंगे क्यूप्रिक या Cu2, और ये हो गया Cu2+। तो अगर आपसे फॉर्मूला बनाने को बोला जाए कि क्यूप्रस क्लोराइड बनाइए, तो आप बनाएंगे CuCl। लेकिन आपसे बोला जाए क्यूप्रिक क्लोराइड बनाइए, तो आप बनाएंगे CuCl2। क्यों? क्योंकि अब यहां क्यूप्रिक है, यानी ये +2 में है, तो इसीलिए 2 क्लोरीन लेना होगा, क्योंकि एक क्लोरीन के पास 1 माइनस होता है। क्या बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। सेम वैसे ही मर्क्यूरी के साथ कहानी है। ये है आपका मर्क्यूरस और ये है आपके मर्क्यूरिक। ओके है ना? अमोनियम और फास्फोनियम ये अलग से याद रखिएगा। अमोनियम का फॉर्मूला होता है NH4+ और फास्फोनियम का होता है PH4+। NH4+ जैसे अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड, तो NH4OH बनाते हैं। अभी आगे आएगा, अभी वेट कीजिए। अमोनियम समझ में आया ना, NH4+, फास्फोनियम सेम PH4+, याद भी हो जाएगा। ओके, अब देखिए, अब आयरन की बात करते हैं। आयरन ना, ये भी 2 तरीके से स्टेबल होता है। या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके स्टेबल होगा, या ये 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके स्टेबल होगा। जब आयरन 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके स्टेबल होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे फेरस या Fe2, जिसको ऐसे लिखते हैं Fe2+। और जब आयरन 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके स्टेबल होगा तो इसको बोलेंगे फेरिक यानी Fe3, यानी इसका फॉर्मूला हो जाएगा, मतलब आयन जो होगा Fe3+। तो अगर कभी बोला जाए कि लिखो फेरस क्लोराइड, फेरस क्लोराइड, तो आप क्या लिखोगे? FeCl2। बोला जाए लिखो फेरिक क्लोराइड, आप क्या लिखोगे? FeCl3। क्या मेरी बात समझ में आ गई? और देखिए, निकिल, जिंक और लीड मैक्सिमम +2 ही एग्जिस्ट करते हैं। यानी कि निकिल जो होगा ये जनरली +2 होगा, जिंक भी Zn+2 ज्यादा एग्जिस्ट करेगा, और लीड भी, ये भी ज्यादातर क्या करता है? +2 ही एग्जिस्ट करता है। तो इसको अलग से याद रखिएगा कि निकिल, जिंक और लीड ज्यादातर +2 में ही एग्जिस्ट करते हैं। ओके, तो जैसे निकिल क्लोराइड बनाना हो तो NiCl2, जिंक क्लोराइड बनाना हो तो ZnCl2। क्या बात समझ में आ रही है ना? तो ये आपका मोनोवैलेंट है, यानी कि ऐसा जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। और क्यों +1 है, क्यों +2 है और क्यों +3 है, मैंने वो भी बिल्कुल डिटेल में समझाया।
यहां आपको याद करने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। बात समझ में आई ना? ना समझ में आया हो तो पीछे की चीजें देखो, दिमाग में बैठाओ, नोट्स बनाओ, और ये सारी चीजें अपने आप दिमाग में फिट हो जाएगी। आगे चलो, अब हम लोग निगेटिव की बात करते हैं, निगेटिव आयन के बारे में। निगेटिव आयन के बारे में बात करते हैं भैया। देखो, पहले हम लोग मोनोवैलेंट के बारे में बात करते हैं, जिसके ऊपर एक निगेटिव। तो आपको अभी मैंने पीछे बताया कि एक निगेटिव किस पे होगा, ये फ्लोरीन, ये 17 नंबर ग्रुप वाले, क्योंकि लास्ट में इसके 7 होते हैं, तो लास्ट में 7 होंगे तो एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा और अपने आप को स्टेबल करेगा। तो यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तो साफ साफ दिख रहा है कि ये सारे के सारे -1 हो जाएंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लेकर ये अपने आप को स्टेबल होते हैं। ओके ना? तो देखिए, फ्लोराइड क्या हो गया, F-। अब इसका नाम थोड़ा सा चेंज हो जाता है, फ्लोरीन नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, फ्लोराइड, क्लोराइड, ऐसे नाम बोलते हैं। Cl-, ब्रोमाइड Br-, आयोडाइड I-, हाइड्राइड, याद आया, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन जब ले लेगा तो क्या हो जाएगा, हाइड्राइड, H-। और जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा और अपने आप को पूरा खाली कर लेगा तो क्या हो जाएगा, वो सिर्फ हाइड्रोजन। अब यहां से कुछ चीजें ये याद रखिएगा। हाइड्रो ऑक्साइड आप जानते हैं, OH-। देखिए, नाइट्राइट जो होता है, नाइट्राइड, ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, और इसका फॉर्मूला होता है NO2 1-। इसका क्या फॉर्मूला होता है, NO2 1-। और नाइट्रेट का होता है NO3 1-। साइनाइड होता है CN 1-। अच्छा, ये NO2 के ऊपर मतलब पूरा का पूरा NO2 जो है ये तभी स्टेबल होगा जब एक इलेक्ट्रॉन इसको बाहर से मिल जाएगा, तभी तो ये NO2 1- बन रहा है। बात समझ में आई? तो अब NO2 बना कैसे, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। आपको बस इतना जानना है कि NO2 एक मॉलिक्यूल है जो कि परेशान था, जो कि स्टेबल नहीं था, उसको एक इलेक्ट्रॉन हमने बाहर से दे दिया तो वो स्टेबल हो गया और उसका नाम हो गया नाइट्राइट। सेम वैसे ही NO3 एक मॉलिक्यूल है, वो परेशान था, बहुत ज्यादा परेशान था, हमने उसको परेशानी में देखकर अच्छा नहीं लग रहा था, हमने उसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, NO3- बना दिया, अब वो स्टेबल हो गया। तो ये कुछ बातें आपको याद कर लेनी है, नाइट्राइट, नाइट्रेट। इधर वाले मैं अभी करवा रहा हूं, जरा 1 मिनट वेट कीजिए, पहले हम डाइवैलेंट करते हैं। डाइवैलेंट मतलब जिसके ऊपर 2 निगेटिव हो, जिसके ऊपर 2 निगेटिव हो। देखो देखो देखो, पीछे मैंने बता रखा है 2 निगेटिव, ये बताया था ना, ऑक्सीजन वाला केस और सल्फर वाला केस, जिसके लास्ट में 6 होता है और 2 इलेक्ट्रॉन लेके अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं, बताया ना, वही चीज वहां लिखी है, देखिए वही चीज तो हमने लिखा है। अब ऑक्सीजन का नाम ऑक्सीजन ना होके ऑक्साइड हो जाएगा, O2-। सल्फर का नाम सल्फर ना होके सल्फाइड हो जाएगा, S2-। अब यहां पे देखिए, सल्फाइट जो होता है ये होता है SO3 और सल्फेट होता है SO4 -। अभी मैंने बताया ना, SO3 और SO4 एक मॉलिक्यूल हैं जो कि परेशान है क्योंकि स्टेबल नहीं है, तो इनको 2-2 इलेक्ट्रॉन देके हम स्टेबल कर देते हैं। ये आपको एक्स्ट्रा में याद करना होगा कि सल्फाइड H2-, सल्फाइट SO3 और सल्फेट ATE SO4 -। कार्बोनेट आपको याद होगा, CO3 ओके। सेम वैसे ही एक मैंगनेट होता है, हालांकि ये तो आएगा आपके कम, लेकिन तब भी लिख लीजिए कि ये होता है MnO4, लेकिन ये परेशान होता है तो इसको हम 2- दे देते हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो ये मैंगनेट बन जाता है। क्रोमेट कहते हैं CrO4 को, और डाइक्रोमेट कहते हैं जब 2 क्रोमियम आ जाए, यानी Cr2O7 ये ज्यादा 11th-12th में यूज होंगे, क्रोमेट, डाइक्रोमेट और मैग्नेट, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया, आप याद कर सकते हैं। ओके ना? ट्राईवैलेंट में क्या है, वो नाइट्रोजन वाला, क्योंकि नाइट्रोजन के लास्ट में 5 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, अपने आप को स्टेबल कर लेगा। ओके ना? तो क्या होगा, नाइट्रोजन 3-।
एक बात यहां बहुत ध्यान से रखिएगा, नाइट्राइड होता है N3-, लेकिन नाइट्राइट और नाइट्रेट NO2 NO3 एक माइनस होता है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। फॉस्फाइड क्या होता है? P3-, ओके, लेकिन फॉस्फाइड क्या हो जाएगा? PO3-, और फॉस्फेट हो जाएगा PO4-। ये आप ऐसे याद कर सकते हैं। ये सल्फेट वाला 2-2 होता है और फॉस्फेट वाला ये 3-3 होता है, ठीक है ना। तो सल्फर वाला पे सब 2-2 निगेटिव होते हैं और फास्फोरस वाले पे 3-3 निगेटिव होते हैं, और फॉर्मूला भी सेम है, SO3 है तो PO4 है, SO4 है तो PO4 है। लेकिन ये नाइट्राइड वाला थोड़ा सा अलग है। नाइट्रोजन का नाइट्राइड 3- होता है, लेकिन नाइट्राइट और नाइट्रेट एक माइनस होता है, और वहां पे O3 और O4 नहीं होता, बल्कि वहां O2 और O3 होता है। नाइट्राइट पे NO2 होता है और नाइट्रेट पे NO3 होता है, और जबकि सल्फेट और सल्फाइड, फॉस्फाइड और फॉस्फेट ये O3 और O4 होते हैं। ऑक्सीजन 3 और 4 होते हैं, और वहां ऑक्सीजन 2 और 3 होता है। ये बातें भी समझ में आ गई। एक छोटा सा पॉइंट और देखिए, ये कार्बोनेट जो CO3 2- लिखा है, CO3 2- लिखा है ना, 1 मिनट वेट कीजिए, 1 मिनट। ओके, ये जो कार्बोनेट आपको CO3 2- दिख रहा है, इसमें क्या करते हैं कभी कभी कि एक हाइड्रोजन दे देते हैं। हाइड्रोजन यानी H+ की मैं बात कर रहा हूं, एक हाइड्रोजन दे दिया जाता है इसको। तो जैसे ही इसको एक हाइड्रोजन दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा? H इसके अंदर आ जाएगा, और एक प्लस जब आ जाएगा तो एक निगेटिव इसका खत्म हो जाएगा। यानी अब फॉर्मूला क्या बन गया? HCO3 एक माइनस, और इसी का नाम हो जाता है हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट। क्या बात समझ गए? सेम वैसे ही, ओके, कुछ दिक्कत पता नहीं हो गई है सिस्टम में, कोई बात नहीं। सेम वैसे ही सल्फाइड है। सल्फाइड पर क्या है? H2- है। हम क्या करेंगे? एक हाइड्रोजन दे देंगे तो HS एक माइनस बन जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड या बाइसल्फाइड। ये सल्फाइड आप देख रहे हैं ना, SO3 2-, इसको भी एक हाइड्रोजन दे दोगे, तो जैसे ही एक हाइड्रोजन दे दोगे एक निगेटिव खत्म हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन गया? HSO3 एक माइनस, और इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड या बाइसल्फाइड। सल्फेट के साथ भी वही करो, एक हाइड्रोजन दे दो तो क्या बन जाएगा? HSO4 एक माइनस, यानी हाइड्रोजन सल्फेट क्या हो जाएगा? या बाइसल्फेट। तो वही मैंने यहां पे लिख रखा था। एक पर मैग्नेट का भी आप लोग लिख लीजिएगा कि मैग्नेट तो होता है MnO4 2-, लेकिन पर मैग्नेट होता है MnO4 1-। ओके, मैग्नेट क्या होता था? MnO4 2-, और पर मैग्नेट होता है MnO4 1-। और बाइकार्बोनेट क्या हो गया? HCO3 1-। बाइसल्फाइड क्या हो गया? या हाइड्रोजन सल्फाइड HS 1-। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या हो गया? HSO3 1-। हाइड्रोजन सल्फेट क्या हो गया? HSO4 1-। क्या बात समझ में आ गई? तो ये चीजें अब याद नहीं करनी पड़ेंगी, बल्कि आपको समझ के ये सारी चीजें आसानी से आ जाएंगी। ओके, अब इन्हीं सब का यूज करते हुए फॉर्मूला बनाइए। देखिए फॉर्मूला बनाते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड, जरा बनाइए फॉर्मूला मैग्नीशियम ऑक्साइड का। मैग्नीशियम होता है Mg और ऑक्साइड होता है, यानी ऑक्सीजन की बात चल रही है, तो मैग्नीशियम +2 में एग्जिस्ट करता है और ऑक्साइड -2 में एग्जिस्ट करता है। तो पहले तो आप ऐसे लिख लें, उसके बाद इसकी बैलेंसी, यानी यहां 2 है और यहां भी 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो यानी कि Mg भी 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है। अगर ये कटने वाला है, मतलब सिंपल हो सकता है, तो आप सिंपली कर लें, तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी MgO फॉर्मूला बन गया। रीचेक करने का तरीका, Mg +2 ऑक्सीजन -2, हाँ एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है। जिंक सल्फेट का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे?
मैंने आपको बताया ना कि जिंक +2 में ज्यादा एग्जिस्ट करता है, और सल्फेट जो होता है SO4 2-, यानी यहां भी दो यहां भी दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये क्या बन गया, Zn2 SO4 के पूरे के ऊपर 2, ये वाला 2 है ये, और ये वाला 2 जो है वो ये। लेकिन ये 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हो जाएगा? क्योंकि ये कटने वाले हैं। इस 4 को कैंसिल मत करने भैया, कभी भी ये 4, 3 या 2 अंदर लिखा हो इसको कभी कैंसिल मत करना, क्योंकि ये फॉर्मूले का पार्ट है। ये उसका जो मेन एक्चुअल सल्फेट जो फॉर्मूला है उसका पार्ट है। ये जो आप बाहर कर रहे हो ना उसको अगर कटने वाला हो तो कटाना। तो 2 से 2 कट जाएगा तो बन जाएगा ZnSO4। जिंक सल्फेट का फॉर्मूला ZnSO4। और देखिए फेरस ऑक्साइड, फेरस यानी Fe2+ की बात हो रही है और ऑक्साइड O2- की बात हो रही है, यानी यहां भी दो यहां भी दो, यानी कि क्या बन गया, Fe2O2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बन जाएगा FeO। क्या बन जाएगा, FeO। अब फेरिक ऑक्साइड की बात हो रही है, यानी Fe3+ और ऑक्सीजन 2-, यानी यहां 3 है और यहां 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यानी Fe2 है और ऑक्सीजन 3 है। ऑक्सीजन क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या आया, 3। पहले हम पॉजिटिव वाला लिखते हैं फिर निगेटिव वाला लिखते हैं, तो इसीलिए मैंने Fe पहले लिखा ऑक्सीजन बाद में लिखा। तो Fe2O3 ये फॉर्मूला हो गया आपका फेरिक ऑक्साइड का। क्या बात समझ में आ रही है, Fe2O3। कैल्शियम ऑक्साइड Ca2+ और O2-। ओके, तो यानी कि 2-2 तो यानी कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम 2+ और हाइड्रोक्साइड पूरे OH के ऊपर एक निगेटिव, पूरे OH के ऊपर, ये H के ऊपर नहीं है, पूरे OH के ऊपर है, ये ध्यान रखिएगा। ये क्या हो गया, चलिए, तो कैल्शियम के पास तो 2 है और हाइड्रोक्साइड के पास 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। यहां +2 लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 1 लिख लीजिए। तो कैल्शियम 1 यानी Ca1 है और हाइड्रोक्साइड यानी पूरे OH पे 2 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई से समझ में आ रहा है ना, पूरे OH पे 2 होगा, तो 1 तो लिखते नहीं है, तो ये हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस, पूरे OH का होल ट्वाइस। तो इसीलिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग CaOH का होल ट्वाइस, क्योंकि कैल्शियम +2 है और एक OH के ऊपर एक निगेटिव, तो 2 OH के ऊपर 2 निगेटिव आ गए, तब ये कैंसिल आउट होगा और फॉर्मूला वैलिड बनेगा। एल्युमिनियम फॉस्फाइड बनाइए जरा, एल्युमिनियम फॉस्फाइड बनाइए। तो ये देखिए एल्युमिनियम हो गया Al3+, और फॉस्फाइड क्या होता है, फॉस्फाइट ITE की बात हो रही है, तो PO3 3-, तो ये 3- 3- कैंसिल हो जाएगा ना, और क्या बन जाएगा, पहले तो ऐसे बनेगा Al3 PO3 के ऊपर 3, लेकिन ये 3 से 3 कैंसिल होगा, इस 3 को मत कुछ कीजिएगा, ये फॉर्मूले का पार्ट है, ये 3 से ये 3 कैंसिल, तो बन गया AlPO3। क्या बन गया, AlPO3। तो आई थिंक अब आपको फॉर्मूले बनाने आ जाएंगे। आपके रिवीजन के लिए मैं आपको ये सारे सवाल दे रहा हूं, आप लोग इसको रिवाइज कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, और फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जो है उस पे हम लोग केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन का पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में हम लोग क्या कहते हैं रिवाइज करेंगे, एक्टिविटी भी करेंगे, उसमें कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। मतलब उसको पढ़ने के बाद आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास नोट्स हैं तो, और नोट्स नहीं है तो वीडियो को रोक रोक के नोट्स भी बना सकते हैं आप, क्योंकि मैं सारे पॉइंट्स डिस्कस करूंगा। रिवीजन का मतलब ऊपर ऊपर नहीं होता, कई लोग रिवीजन का मतलब ऊपर ऊपर बता देते हैं। क्या मतलब ऊपर ऊपर का बताने से, एक एक पॉइंट जब बताया जाएगा तब तो समझ में आएगा। आप रिवीजन करने के लिए आए हैं, अपना समय दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, इसीलिए तो दे रहे हैं कि ताकि आप यहां से कुछ सीखें, और मैं ऊपर ऊपर से पढ़ा दूं तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। कई लोग ऐसा करते हैं, गलत बात है ये। इसमें से एक दो मैं बता देता हूं आपको, देखिए कोई अच्छा सा चुन के मैं बता देता हूं। मुझे सबसे अच्छा तो लग रहा है
एल्युमिनियम मैंगनेट, देखिए एल्युमिनियम +3 और मैंगनेट अभी मैंने बताया MnO4 2- पर मैग्नेट होता तो MnO4 1-, तो यानी यहां 3 है यहां 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो यानी Al 2 हो गए और MnO4 टोटल 3 हो गया। क्या ये 2 3 में कुछ कटने वाला है? नहीं, तो यही आपका मेन फॉर्मूला हो गया। देखिए कितनी बड़े बड़े फॉर्मूले अब हम लोग बना रहे हैं, सीख जाएं तो क्या ना कर सकते हैं हम लोग। ये क्यूप्रिक सल्फेट जरा बनाओ। क्यूप्रिक क्या है? Cu+1 है और सल्फेट क्या होता है? SO4 2-, यानी यहां 1 है और यहां 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। अच्छा एक मिनट, क्यूप्रिक है भैया, क्यूप्रिक +2 होता है, माफ कीजिए हमें, क्यूप्रस +1 होता है, क्यूप्रस +1 होता है और क्यूप्रिक जो होता है ये +2 होता है। तो यानी कि अभी हम क्यूप्रिक की बात कर रहे हैं तो ये +2 होगा, ठीक है ना। पीछे मैंने बताया था ना, क्यूप्रस +1 होता है और क्यूप्रिक +2 होता है, मर्क्यूरस +1 होता है, मर्क्यूरिक +2 होता है, फेरिक +2 होता है, सॉरी फेरस +2 होता है और फेरिक +3 होता है, ठीक है ना। जैसे इसको पहले बना लो, तो ये 2 से 2 तो कैंसिल ही हो जाएगा, Cu2SO4 के ऊपर पूरा 2, तो 2 से 2 कैंसिल, ये बन गया CuSO4। ये जरा फेरस वाला बना लो एक बार, तो फेरस क्या हो गया? Fe+2, फेरिक होता तो Fe+3 लिखते। साइनाइड क्या है? Cn-, यानी यहां 2 यहां 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो Fe1 और Cn2, तो Cn2 ऐसे लिखोगे, Cn2 पूरे Cn के ऊपर 2 लिखोगे तुम, FeCN2। तो आई थिंक अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, फॉर्मूला बनाने आ जाएगा तो समझिए कि आगे जब केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में रिवाइज करवाऊंगा तो काफी चीजें आपको आएंगी, काफी चीजें आप अच्छे से कर पाएंगे। फिर केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में भी कुछ मैं बेसिक चीजें भी करवाऊंगा जिससे कि वो चैप्टर थोड़ा इजी हो जाएगा, तो उसके रिवीजन में ही मैं करवाऊंगा, ठीक है ना। जब उसका हम लोग रिवीजन करेंगे उसी में हम लोग ये करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। तो अगला जो अब आएगा वो क्या आएगा? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का आएगा। उसके बाद आगे भी हम लोग जाएंगे। 1 घंटे का लेक्चर बना, अच्छी बात है, 1 घंटे 2-3 मिनट का बनेगा ये। अब मैं 1-2 पॉइंट और आप लोगों को समझा दूं, बहुत अच्छे से समझ लीजिए मेरी बात। जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा उससे पहले इसको अच्छे से देखिए, फॉर्मूला बनाने पर पूरा अपना कमांड कीजिए, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला बनाने आ गया तो चैप्टर में आपकी 50% दिक्कत खत्म हो जाएगी, बाकी 50% दिक्कत आने वाले में आपकी 100% खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो 50% से ज्यादा प्रॉब्लम तो आज ही खत्म हो गई होगी, लेकिन अब प्रॉपर इसका नोट्स बनाइएगा। प्लीज आई रिक्वेस्ट कि सिर्फ वीडियो देख के मत छोड़ दीजिएगा, प्रॉपर नोट्स बनाइएगा और नोट्स बनाने के बाद उसको प्रॉपर रिवाइज कीजिएगा, ठीक है ना। टाइम टू टाइम याद भी कीजिएगा ताकि ये सारी चीजें आपके दिमाग में बैठी रहे, क्योंकि आपको ये 11th और 12th हमेशा मदद करने वाला है। ओके, चलिए मैं भी थक गया आप लोगों को पढ़ा पढ़ा के, भाई बहुत मेहनत लगती है एक लेक्चर रिकॉर्ड करके बनाने में, फिर एडिट करके डालने में, ये सारा कुछ बनाने में। ओके ना, चलिए फिर वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम एक लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अपने दोस्तों को बताइए, दोस्तों तक अच्छी चीजें पहुंचाइए। ओके, दोस्त तो वही होते हैं ना जो अच्छी चीजें से दूसरी जगह पहुंचाएं। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।